देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं बताऊंगा, आप स्टोरी की तरह से बताऊंगा, मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एक बार आप अगर इसको सुनोगे, सिर्फ एक दो बार और सुन लो, रिवाइज कर लो, फिर आपको उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से बताऊंगा, इतनी इजीली बताऊंगा, बने रहना। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। आपने पढ़ा होगा, जैसे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं, मोहनजोदारो एंड ऑल, वहां से पढ़ते हैं ना। ऐसे ही हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। जैसे प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले बहुत सारी गुफाएं होती हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल वो काल जब इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता था। मध्य आद्य ऐतिहासिक काल में हम जाएंगे तो वो ऐतिहासिक काल जहाँ पे लिखना आ गया था, लेकिन अभी हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो क्या हुआ, एक सुनते गए, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को बताया, दूसरे तीसरे को, दैट इज कॉल्ड आद्य ऐतिहासिक काल। प्राचीन काल में बहुत सारे वंश थे, हम उनको पढ़ेंगे। देन विल गो टू मध्यकाल, वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कत्यूरी वंश आएगा, चंद वंश आएगा, पवार वंश आएगा, तो हम सबको पढ़ेंगे। देन आधुनिक काल में गोरखा, टीरी शासन, आपको पता होगा टीरी जो है देश आजाद होने के बाद तक भारत का हिस्सा नहीं था, तो उसकी स्टोरी क्या थी, क्यों ऐसा था, सब कुछ बताऊंगा। देन अंग्रेजों का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड में क्या हुआ था, कालू खां कौन था, यहाँ से कालू मेहरा गया था, सब आपको पता चलेगा। ठीक है, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कैसे आंदोलन हुए, सब कुछ आपको इसमें पता चलेगा। तो हम चलो टाइम वेस्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल। पहले ही बता चुका हूँ प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। इतिहास से पूर्व का समय, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं थी। ठीक है, कोई जानकारी स्पष्ट नहीं थी, तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हम इस समय अब हम देखेंगे कुमाऊं के और गढ़वाल के अलग अलग जगहों के बारे में। ठीक है, तो इस स्थलों के बारे में सबसे पहले हम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में, कुमाऊं में एक जगह है अल्मोड़ा, आप सबको पता होगा, अल्मोड़ा एक जिला है। वहां पे दो तीन चीजें हमें पढ़नी है। सबसे मेन है लाखू उद्यान। लाखू उद्यान, उसकी खोज की थी एमपी जोशी जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1963 में किसने खोज की थी, एमपी जोशी ने। पहला क्वेश्चन, लाखू उद्यान कहाँ है, दैट इज इन अल्मोड़ा। किसने खोज की थी, एमपी जोशी ने। कौन सी नदी के तट पर है, सुयाल नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखना, कौन सी नदी के तट पर, सुयाल नदी पर। बेसिकली जो अल्मोड़ा में ज्यादातर चीजें ट्रिक से बता रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है, इन चीजों पे कहानी तो बन नहीं सकती। तो मैं याद कराने की ट्रिक देखो, सबसे पहले याद रखना, जो अल्मोड़ा में, जो बेसिक कुमाऊं में, अल्मोड़ा अल्मोड़ा में जो चीज मिले हैं यहाँ पे, या तो डांस करते हुए चित्र मिले होंगे या शिकार करते हुए, बस इतना याद रख लो। तो अल्मोड़ा में जो मिला लाखोडियार, वहां पे मिले हमें मानव और पशुओं के चित्र। क्या मिले हैं, मानव और पशुओं के चित्र मिले हैं। लाखोडियार में बने हुए चित्र गहरे और गहरे लाल काले रंग के थे, सिंपल। लाखोडियार में क्या मिला हमें, मनुष्य और पशुओं के चित्र मिले हैं। सिंपल सी बात है, कहाँ पे मिले हैं, स्वयं नदी के तट पर मिले हैं। किसने खोज की थी, एमपी जोशी ने की थी, सिंपल। उसके बाद आएगा लुथाप। देखो लाखोडियार की मैं फोटो भी दिखाता हूँ आपको, ये देखो लाखोडियार। ठीक है, उसके आप जा सकते हो, देखो देखो, कल्चर बोर्ड, पेंटेड रॉक शेल्टर, लाखोडियार अल्मोड़ा में है। आप जा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बेसिकली आपको मिलेगा मानव और पशुओं के चित्र मिलेंगे, क्योंकि उस समय इससे पता चलता है कि मानव के साथ पशु भी थे। ठीक है, लुथाप, अब लुथाप से याद रखना कुछ नहीं है, शिकार करते हुए मनुष्यों के चित्र हैं, और साथ में हाथ में हाथ डाले हुए मनुष्य के चित्र हैं। आपको फोटो में दिखा देता हूँ। ठीक है, लुथाप में क्या हुआ था, शिकार करते हुए मनुष्य के चित्र हैं, हाथ में हाथ डाले हुए चित्र हैं। तो पता चल गया, पहला लाखोडियार है, लुथाप है, तीसरा फल सीमा। अब याद, अब ट्रिक को, अब हर चीज याद करनी पड़ेगी, तो कुछ नहीं है, सिंपल है, फल सीमा। फल, फल कहाँ मिलता है, मंदिर में मिलता है। मंदिर में हम क्या करते हैं, ध्यान, तो ध्यान में बैठा हुआ मनुष्य कहाँ मिला है, फल सीमा में। अब याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। ठीक है, फल सीमा मतलब ध्यान में बैठा हुआ मनुष्य। और नृत्य करते हुआ मनुष्य भी वहां पे मिला है। ठीक है, नृत्य, डांस करते हैं ना, कीर्तन हो रहे हैं, मस्त डांस कर रहे हैं। उसी से एक चीज और याद रखना, कसार देवी मंदिर, वहां भी क्या करेंगे लोग, नृत्य नृत्य करेंगे ना, 14 नृत्यकों के वहां पे चित्र मिले हैं। ठीक है, याद रखना, कसार देवी में क्या मिला, 14 नृत्यकों के चित्र मिले हैं। फलसीमा में क्या मिला, ध्यान में बैठा हुआ मनुष्य और नृत्य करता हुआ मनुष्य। उसके बाद है पेट साल। पेट साल में भी, अल्मोड़ा में ही पेट साल है, समूह में नृत्य कर रहे हैं, तो बेसिकली नृत्य 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 ही आ रहा है। ठीक है, और तो पेट साल में मिला, समूह में नृत्य करते हुए चित्र मिले हैं। अब देखो, जैसे कुमाऊं का अल्मोड़ा था, ठीक है, वैसे कुमाऊं में एक जगह पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में बनकोट, बनकोट में इंपोर्टेंट मिला 8 तांबे वाली मानव मूर्तियां। मानव की मूर्तियां मिली हैं, लेकिन 8 तांबे की मिली हैं। अल्मोड़ा में कैसे, सब याद करना, नृत्य वाले थे। पेटसाल में बताया था मैंने, क्या था, समूह में नृत्य करते हुए। कसार देवी मंदिर में भी 14 लोग डांस नृत्य का मिले थे। ठीक है, फल सीमा में फल ध्यान करता हुआ मनुष्य और साथ में नृत्य करता हुआ मनुष्य। द्विथाप में
सब हाथ में हाथ डाले हुए क्या थे, चित्ते थे और शिकार करते हुए मनुष्य थे। लाखों डियार में क्या थे, पशुओं और मानव के चित्ते थे। पिथौरागढ़ में बता दिया 8 मानव तांबे के, ठीक है, 8 तांबे वाली मानव मूर्तियां। अब देखो ऐसी गढ़वाल में जाएंगे आप, तो वहां सबसे मेन है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक पुरोला है, तो समझ लो पुरोला में मिले हमें ईट के भंडार, पूरा ईट से हमारा घर बना है, समझ लो। कुछ कहानी नहीं है, ये नहीं क्या बता दिया याद करने के लिए, पूरा पूरा मतलब पुरोला। पुरोला में क्या है, ईट, ठीक है, याद रखो पुरोला से मिले ईटों के भंडार, पूरे पूरे ईट मिले। कहाँ मिले, पुरोला, पुरोला में मिले उत्तरकाशी, ठीक है, पुरोला से मिले ईटों के भंडार। उसके बाद में हुडली, हुडली भी एक जगह उत्तरकाशी में, यहाँ पे मिले हमें, ये कमल नदी के तट पर है हुडली, और नीले रंग के शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। अगर कोई गलती हो, आपको लग रहा हो, प्लीज बता देना, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। आपको क्या सजेशन है वो भी बताना, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बताना। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्लास में सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। ओके, उत्तरकाशी के हुडली में क्या मिला आपको, शैल चित्र मिले हैं नीले रंग के, कमल नदी के तट पर। पुरोला में मिला आपको ईटों के भंडार। बनकोट में आपको बता चुका। अब देखो चमोली, चमोली में मलारी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखना मलारी। मलारी क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लोहे के इस्तेमाल हमें मलारी से ही मिले, तो लोहा उत्तराखंड में था, कहाँ से पता चला, मलारी से। सन 2002 में हेमंत नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, आपने पता सुना होगा, गढ़वाल की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हेमंत नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, वहां के पुरातत्व विभाग जिसको हिंदी नहीं आती, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, उसने 5.2 केजी की सोने की मुखौटा वहां से मिला है। 5.2 केजी का सोने का मुखौटा किसको मिला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। कहाँ मिला है, पुरोला में। पुरोला कहाँ है, सॉरी पुरोला, पुरोला में तो ईट है। मलारी में, मलारी कहाँ है, चमोली। बहुत इंपॉर्टेंट है, चमोली में क्या है, फूलों की घाटी, याद है ना। तो पढ़ेंगे हम जब ज्योग्राफी तब भी आपको मजा आएगा। मलारी में सन 2002 में हेमंत बगोड़ा यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग को 5.2 केजी की सोने का मुखौटा मिला है, ठीक है। तो एक हमें अभी कुमाऊं में पढ़ा था हमने, लाखोटिया, उसकी खोज की थी एमपी जोशी, इसकी खोज आती है, दो इंपॉर्टेंट है। तो चमोली में इसकी खोज की थी शिव प्रसाद डबराल जी ने, ठीक है। अब मलारी समझ आया। अब किमनी गांव वैसा ही गांव है जैसा आपने कुमाऊं में पढ़ा होगा लुथा, वैसे ही कीमा, एक कंपेयर कर लो, क्या मिला हुआ, मनुष्य के हथियार के साथ पशुओं के चित्र, मनुष्य और थराली के, ये धराली, ये थराली, धराली इज इन उत्तरकाशी और थराली इज इन चमोली। धराली में, धराली अभी आपने सुना होगा तो वहाँ आग आई थी, ठीक है, बहुत बुरा वहां आपदा आई है। ऐसे ही तो किमनी गांव थराली में, थराली के नजदीक मनुष्य को हथियारों के साथ पशुओं के चित्र यहाँ मिले, वही है, हथियारों का ही है, जैसे वहां भी मिले हथियार मिले थे ना कुमाऊं में, कहाँ लोथाप में, मनुष्य ठीक है, तो यहाँ भी मनुष्य के हथियारों के साथ पशुओं के चित्र यहाँ से मिले हैं। यहाँ पे हथियार भी मिले हैं, ठीक है, मनुष्य के हथियारों के साथ पशुओं के चित्र मिले हैं। ओके, अब ग्वारखा गांव, ये अलकनंदा नदी के किनारे का है, अलकनंदा नदी के, ये भी है थराली के नजदीक ग्वारखा गुफा स्थित में। गुफा में हम जा रहे हैं, समझ लो ग्वारखा, गाय, गाय याद है इससे, तो गाय हम जा रहे हैं, तो जानवर, जानवर और मनुष्य तो चले जाएगा, उनको गुफा में ले जाए, तो ऐसे याद रखो, ट्रिक से याद बता रहा हूँ। 18 मनुष्य के चित्र मिले हैं, 18 लोग गए थे और 7 गाय, गाय नहीं है वैसे, सिर्फ गाय मतलब जानवर, जानवर कौन से अब वो बताऊंगा। तो 18 मनुष्य और 7 पशुओं के चित्र मिले हैं, कहाँ से, ग्वारखा से, कहाँ है, चमोली में, ठीक है। पशुओं में बारहसिंगा, लोमड़ी और भेड़। अभी मत करना लोमड़ी भेड़ को कौन घुमाने ले जाता है, जस्ट फॉर योर, जिससे कि आप सीख सकें, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तो थराली के नजदीक ग्वारखा गुफा स्थित है, यहाँ से 18 मनुष्य के चित्र, 7 पशुओं के चित्र मिले, पशु में बारहसिंगा, लोमड़ी और भेड़ के चित्र मिले। अभी तक कुछ भी टफ लगा, अल्मोड़ा का पता चल गया आपको, लाखोटिया पता चल गया, लुथा पता चल गया, फलसीमा, फलसीमा से याद है ना, फल, फल कहाँ मिलता है, नृत्य करते हुए मंदिर से याद आ रहा है फल, ठीक है। पेटशाला को पता चल गया होगा, कसादी मंदिर में 14 नृत्यक पता चल गए आपको, पुरोला से पूरा ईट पता चल गया, बनकोट से, बनकोट आपको याद आ गया, बनकोट, अच्छा पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में तांबा, तांबा से याद आपको तांबे की मूर्तियां, ठीक है। चमोली के आपको मलारी गांव पता चल गया, वहां पे क्या मिला, 5.2 केजी का सोने की मुखौटा मिला है। उसके बाद आपको किमनी गांव पता चला, ग्वारखा गाय से जानवर याद रखना कहा था मैंने, जो 14 मनुष्य, सॉरी 18 मनुष्य, 7 जानवर के। उसके बाद आते हैं पौड़ी, पौड़ी में याद रखना झंगरौला, एक जगह है झंगरौली, कौन सी, झंगरौली, वहां पे मिला है मानव औजारों के चित्र, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे औजारों के चित्र मिले हैं, ठीक है, रामगंगा की नदी के किनारे तट पर, ये याद रख लेना झंगरौली, झंग, झंग से याद रखना, झंग, जंग, जंग किसमें लगता है, औजारों में, जंग, जंग लगता है औजारों में, तो झंगरौली में मिले औजार, है ना, याद करने का ट्रिक कोई बता दें ऐसे, सब बता देंगे एक पेज में, इसको खत्म कर देंगे। किसी, कोई आपको याद कराने के लिए नहीं बनाता, वो सिर्फ अपने लिए वीडियोज बनाता है। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है प्लीज यार लाइक तो कर दो, आप तो लाइक कर दो, नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है ना, आ रहा है ना समझ सब,
लग रही है ना हिस्ट्री इंटरेस्टिंग? अभी तो कुछ है ही नहीं, जब कहानी आएंगी तब देखना क्या मजा आएगा, एक एक चीज अभी देखते रहो आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है, जहां जहां इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं स्टार भी बना रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, ठीक है। देखो, हैनवुड, हैनवुड को कहा जाता है उत्तराखंड में पुरातत्व का जन्मदाता, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे नहीं कह सकते, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, पुरातत्व का। आपको पता है सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोई गया हो तो देहरादून में, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया इज डिफरेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज डिफरेंट। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया जो मैं बता रहा हूँ उसका जन्मदाता कौन है, उसके फादर कौन है? हैनवुड। हैनवुड को इसलिए कहा जाता है ना चंपावत, चंपावत आप बाद में पढ़ोगे जब चंद्रवंश, कुमाऊं में जो चंद्रवंश था उसकी की जो राजधानी थी वो चंपावत थी, तो चंपावत बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपावत से ही कुमाऊं, वहाँ एक कुमाऊं पर्वत है, उससे ही कुमाऊं का नाम पड़ा, अभी आएगा बाद में। तो चंपावत इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहीं से हैनवुड ने देवीधुरा, देवीधुरा में मेला लगता है, देवीधुरा को चंपावत में पुरातत्व चित्रों की खोज की गई, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रागैतिहासिक काल आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा। अब आएगा आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल वो काल जब इंसान लिखना जान गया है लेकिन हम उसको अभी भी नहीं पढ़ पाए, तो सिर्फ सुन के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बस सुना, तो उसी से हमें इंफॉर्मेशन निकाली है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो अब देखो, हमारी इस उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, आपको पता होगा, तो लोग कहते हैं देवभूमि है। ओके, अब कैसे याद करें, देखो, सबसे पहला वेद ऋग्वेद, और सबसे पहला नाम देवभूमि, तो ऋग्वेद में नाम देवभूमि, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो उपनिषद, उपनिषद होते हैं रामायण और महाभारत, तो उनमें भी इसका जन्म क्या कहा गया है, रामायण आपने सुना होगा ऋषि, और साथ में महाभारत जहां पर होता है उस भूमि को क्या कहता है, पुण्य भूमि, तो इसका नाम क्या होगा, ऋषि भूमि, पुण्य भूमि, पहले बताया था मैंने, ठीक है। उपनिषद में, ऋग्वेद में बताया था देवभूमि, सिंपल, ऋग्वेद पहला वेद, और पहला नाम क्या आता है उत्तराखंड का, देवभूमि। महाभारत क्या है, ऋषि होते थे बहुत सारे, ऋषि भूमि, सॉरी रामायण में, महाभारत में क्या था, एक स्थल में हुआ था ना, बहुत उस स्थल को बहुत पुण्य स्थल माना जाता, पुण्य भूमि। देखो स्कंद पुराण, पुराण होते हैं, जैसे स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, आपने सुने होंगे, बहुत सारे पुराण होते हैं, आप कहोगे मैं बेसिक डिटेल उनकी भी बता दूंगा। तो स्कंद पुराण में इसको कहा गया है, आप पता है आपको यहाँ क्या है, केदारखंड, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, केदारखंड, मानसखंड, ये भी कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया है केदारखंड और मानसखंड। ऐत्रेय ब्राह्मण, उसमें कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया उत्तर कुरुक्षेत्र, कुरु से कुर्मांचल या कुमाऊं, और उत्तर का उत्तर, तो नॉर्थ में है ना, आपको पता होगा ना उत्तराखंड कहाँ है, नॉर्थ में, तो उत्तर कुरुक्षेत्र, ऐत्रेय ब्राह्मण का कहा गया उत्तर कुरुक्षेत्र। बौद्ध ग्रंथ, बौद्धों ने भी इसको में ग्रंथ जो लिखे उनमें इसको कहा गया है हिमालय का क्षेत्र, तो हिमवंत कहा गया है, हिम गिरता है, बर्फ गिरती है, हिमालय का क्षेत्र हिमवंत, ठीक है। पुराणों में इसका नाम उत्तराखंड तो आपको पता ही है। खस देश भी कहते हैं, आप पता चलेगा आपको खस देश क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जनजाति रहती थी, प्राचीन जनजाति में कौल, किरात और खस, तो खस की वजह से इनका नाम क्या, खस देश, ठीक है। ब्रह्मपुर, ये कहाँ पुराणों में लिखा गया है, तो सिंपल ऋग्वेद देवभूमि कहा गया है। और ग्रंथ उपनिषद, रामायण और महाभारत में क्या कहा गया, ऋषि भूमि या पुण्य भूमि कहा गया। स्कंद पुराण में क्या है, केदारखंड और मानसखंड कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया उत्तर कुरुक्षेत्र, बौद्ध ग्रंथ में हिमवंत, पुराणों में कहा गया उत्तराखंड, खस प्रदेश और ब्रह्मपुर। देखो केदारखंड, केदारखंड के क्या और नाम है, ठीक है, केदारखंड के और भी नाम है, केदारखंड को कहा गया है बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम ऐसे याद रखो, केदारनाथ, केदारखंड है नहीं, केदारखंड मतलब पूरा गढ़वाल आता है, ठीक, केदारखंड उससे आता है बद्रिकाश्रम, क्योंकि बद्रीनाथ का मंदिर है, बद्रिकाश्रम, ठीक है। बद्री कौन होते हैं, शिव जी का मंदिर नहीं, विष्णु भगवान, ठीक है। स्वर्ग भूमि, स्वर्ग की भूमि है, भगवान जहाँ रहते हैं स्वर्ग भूमि ही होती है, ओके। तपोवन, जहाँ ऋषियों ने तपस्या की उसको कहा जाता है तपोवन। देन गढ़वाल, तो केदारखंड के नाम है बद्रिकाश्रम, स्वर्ग भूमि, तपोवन और गढ़वाल, समझ में आ गया। अब थोड़ा गढ़वाल के बारे में आप जानना चाहोगे, गढ़वाल नाम आया कहाँ से, ऐसे मैं कुमाऊं की भी हिस्ट्री बताऊंगा, कुमाऊं नाम आया कैसे, आप सीधे हिस्ट्री पढ़ने लग जाते हो, वंश पढ़ने लग जाते हो, भाई बेसिक तो जानो। उत्तराखंड जो बेसिकली कुमाऊं नाम है, पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, उसकी भी हिस्ट्री बताऊंगा जब उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़ेंगे, बट तभी पढ़ेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ समझ में आ रहा है, आप इस वीडियोस को शेयर करोगे, व्यूज आएंगे, लगेगा मुझे कि लोगों को फायदा हो रहा है, तभी मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, मेरी गारंटी है, अगर आपने मेरी 8 से 10 वीडियोस में आपको मैं उत्तराखंड हिस्ट्री पूरी बता दूंगा, ऐसे बताऊंगा कोई पेपर में आपका कोई चीज नहीं छूटेगा, और एक बार आप देख लोगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके, तो गढ़वाल का नाम आपने बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा, गढ़वाल का एक राजा था, ऐसे
सुना है? अजय पाल जो था उसके ने क्या किया था, 52 गढ़ हुआ करते थे, समझ लो छोटे छोटे गढ़, जैसे मान लो जिले हैं, समझ लो अभी उत्तराखंड के छोटे छोटे, ठीक है, गढ़वाल के 52 गढ़ थे, उनको इसने जीता। ठीक है, उसके बाद सारे 52 राजाओं को बुलाया, उनसे कहा मेरे सामने सर झुकाओ। सब ने सर झुकाए, एक ने नहीं झुकाया। किसने? टीडी का था, पौड़ी का था, बताओ कहाँ का? कमेंट करना। कप्पू चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट, सैल्यूट है भाई उसको। उस बंदे ने कहा मैं सर नहीं झुकाऊंगा। आज भी कप्पू चौहान की वीरता की कहानी सुनाई जाती है। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे तो बताऊंगा मैं, अजय पाल के बारे में जब पढ़ेंगे। उस बंदे ने सर नहीं झुकाया, उसने क्या कहा, उसकी अंतिम इच्छा पता किसी को क्या थी? उसने कहा मुझे 5 मुट्ठी रेता खाना है। उसने रेता खाया, उसका सर क्या हुआ, चिथड़े हो गए, इधर उधर बिखर गए, पूरी कहानी बताऊंगा बाद में। तो भाई बाद में अजय पाल का दिल सीज गया, उसने तक मान लिया भाई कप्पू चौहान तू जीता, मैं हरा। इतना पावरफुल नेता नहीं, बंदा था, नेता कहाँ पावरफुल होते, ठीक है। कप्पू चौहान सब बताएंगे। तो 52 गढ़ों को जीता गढ़पाल, तो उससे ही नाम आया था गढ़वाल। गढ़पाल से नाम बाद में बता गढ़वाल। तो समझ में आ गया। अजय पाल ने 1515 में चांदपुर गढ़ी कि गढ़वाल को 52 चांदपुर गढ़ी का क्या था, वो राजा था, ठीक, गढ़वाल नाम दिया, ठीक है। माने और बहुत कुछ, अभी सिर्फ आप पेपर के लिए नहीं बता रहे, ये तो पेपर इंपॉर्टेंट था। अब कुछ चीज बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए, देखो कितने भगवानों ने गढ़वाल में राज किया। इंद्र जो थे वहां, उन्होंने राजा सुदास यहाँ पे जो राज करते थे, उनकी मदद से केदारखंड में एक राक्षस होता था, संबस नामक राक्षस, उसका वध किया था। इसलिए इंद्र को कहा जाता है इंद्र का पुरंदर, मतलब किलों को तोड़ने वाला, भेदने वाला, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। इसलिए इंद्र को क्या जाता है, पुरंदर कहा जाता है, पता होना चाहिए। कुबेर की राजधानी अलकापुरी भी ये केदारखंड में बसती है। सप्त ऋषि और मनुष्य की पूर्वज मनु, आपने सुने होंगे, एक ऋषभ बहुत बड़े ऋषि थे, मनु ऋषि, ठीक है। वो भी उन्होंने इसी क्षेत्र में निवास किया था। रामायण काल में जब लास्ट था श्री राम जी का, लक्ष्मण और सीता माता का, उन्होंने यही समय बिताया था, ठीक है। कहाँ बिताया था? देवप्रयाग के केदारखंड में गुजारा था। ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी जो थी, वो भी टिहरी के विशाल पर्वत पर तपस्या उन्होंने इसी से यही की थी। वानासुर नामक राक्षस का संबंध भी केदार भूमि से है, क्योंकि उनकी पुत्री जो उषा था, उनका विवाह यही हुआ था अनिरुद्ध के साथ, ठीक है। तो आपने क्या क्या सुनी, ऋषि वशिष्ठ का, रामायण काल में राम भगवान होते थे, राम सीता से कनेक्शन हो गया। कुबेर भगवान का यहाँ पे, कुबेर कौन है? धनलक्ष्मी में कुबेर सुना है ना, ओके। उनकी राजधानी अलकापुरी भी यहीं पे थी। इंद्र को पुरंदर भी इसलिए कहा गया कि उन्होंने राक्षस का वध किया है गढ़वाल में, ठीक है। वानासुर नामक राक्षस ने अपनी बेटी का विवाह यहाँ किया, तो दैट इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट ये भूमि कहलाती है। अब आप कहोगे एक कण्वास के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कण्वाश्रम क्या था? बेसिकली याद रखो, ऋषि कर्णव का आश्रम था, ऋषि कर्णव थे, उनका आश्रम था। महाकवि कालिदास, कालिदास की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें उन्होंने दुष्यंत और शकुंतला की कहानी की जानकारी दी है। तो उसी कण्व आश्रम से था, इसलिए मैंने बता दिया कण्व आश्रम, कंडोश, ठीक है। कण्व आश्रम क्या है? कंडवाश्रम, या ठीक है, कण्व आश्रम भी कहते हैं इसको, कण्वाश्रम भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसी कहानी का संबंध कण्व आश्रम से था, प्रेम कहानी दुष्यंत और शकुंतला की। कौन सी किताब में मिलेगा? कालिदास की, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिदास शकुंतलम, जैसे इंडिका में अगस्तीस की है। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट की बात किताब होती है, आपको पता होना चाहिए, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अब देखो मानस खंड, अब जैसे अभी बताया था मैंने चंपावत कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ आया था अभी वर्णन चंपावत का, याद है किसी को? गुड। तो चंपावत के क्या कहते हैं, क्रांतिश्वर पर्वत, ठीक है। वहां पे भगवान विष्णु का कुल्म अवतार, कछुआ अवतार लेता है, कहाँ पे? चंपावत के कण्वाश्रम पे, वहां पे जन्म लेता है। इसका इस क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। किसको? गढ़वाल के बारे में बता दिया, कुमाऊं के बारे में। मानसखंड में क्या कहा गया है? कुमाऊं। वहां से हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? स्कंद पुराण, स्कंद पुराण से भी गढ़वाल के बारे में बताया था मैंने। क्या कहा गया था इसको? केदारखंड, मानसखंड। तो यहाँ क्या कहा गया? केदारखंड कहा गया गढ़वाल को, मानसखंड इसको, ठीक है। ठीक है, कुमाऊं क्यों कहा गया, समझ में आ गया? जानकारी कहाँ से मिली? स्कंद पुराण से मिली। देखो बहुत इंपॉर्टेंट 3 जनजातियां जातियां होती थी उस समय, यस, नाग और किन्नर, ठीक है। उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो प्रमाण के लिए हमें जानना पड़ेगा एक अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर, बेरी नाग, आपने सुना होगा, बेनी नाग नहीं, बेरी नाग, ठीक है। बेरी नाग पिथौरागढ़ में है, वहाँ नाग मंदिर है। और किरात, अब आपको बाद में पढ़ोगे, किरात एक जनजाति है, कौल, खस और किरात, ये प्रमुख जनजातियां उत्तराखंड की पुरानी, ठीक है। उनकी बारे में पता चलेगा, जैसे उनकी भाषा क्या थी, किरात की मुंड भाषा थी। किरात कहाँ से आए थे बेसिकली माना जाता है, कौन थे वो, सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो प्रमाण कहाँ से मिले हैं? एक किरात से मिले हैं, क्योंकि उनकी भाषा मुंड भाषा थी,
ठीक है, वहां से पता चला हमें। बेरीनाग में एक नाग वंश होता है, अभी भी बेरीनाग अगर जाओगे आप, वहाँ बेरीनाग में नाग मंदिर है, उसी वजह से बेरीनाग नाम पड़ा है। कहाँ कहाँ नाग मंदिर है वो भी हम बताएंगे, फोटो के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो मनसखंड में जाखंड देवी मंदिर, वहां से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो उत्तराखंड की प्रमुख 3 जनजातियां। देखो सबसे पहले कौल जनजाति, सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति कौल जनजाति। ये सब लोग जो पुरानी जनजातियां थी, ये शिव जी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? शिव जी की पूजा करते थे। देखो शिव जी की पूजा तो करते थे, इनकी भाषा थी मुंड, तो उससे याद रखना, मुंड भी इनको कहते हैं, इनको कोली भी कहते हैं, कौल से कोली भी कहते थे, ये मुंड भी कहते थे, दस्सू कुलिया, ये इनके नाम सब इसी हैं। आप देख कौ से बेसिकली बने हैं। इनका धर्म क्या था? हिंदू धर्म के थे। कहाँ के थे? देखो अब मैं बताता हूँ। ये जो देखो, ये हो गया मुनस्यारी, ये अस्कोट, ये नेपाल, इस इलाके में ये रहते थे। उत्तराखंड का मैप है, जैसे चाइना लगा है, जैसे नेपाल, ये उत्तराखंड है। तो मुनस्यारी कौन से जिले में है? मुनस्यारी, अस्कोट, उत्तराखंड। तो इधर मुनस्यारी, अस्कोट और नेपाल, इधर ये रहते थे। तो बेसिकली कौल जो लोग थे, ये शिव जी की पूजा करते थे। इनका धर्म हिंदू था। निवास में आपको मैप के साथ दिखा दिया कहाँ पे रहते थे, पिथौरागढ़ और नेपाल। ठीक है, ये मानते थे आत्मा होती है, वो उसकी सत्ता को स्वीकारते थे। अंधविश्वासी तो थी। इसके बाद भी जो कॉल के बाद खस आएंगे, किरात आएगा, वो भी अंधविश्वास होंगे, लेकिन जब खस तक पहुंचेंगे तब वो अंधविश्वास खत्म होने लग जाए धीरे धीरे। ठीक है, ये आत्मा की सत्ता को स्वीकारते थे। ठीक है, इनके शहर एक आत्मा की सत्ता स्वीकारते थे, हमें कहाँ से पता चला? एक कोली कबूलों का इतिहास है, बुक नाम से। ठीक है, उसके उस पे बताया कि ये कोल लोग जो थे आत्मा की सत्ता को स्वीकारते थे, ये इन चीजों पे बिलीव करते थे। एक महाराष्ट्र में कोलावा नाम का शहर भी है अभी तक। ठीक है, नित्य कोलियाचा। तो व्यक्ति आप देखो, सबसे मेन व्यक्ति इसमें जो थे, राजा मंदाता थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ी, हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा मैं आप कहोगे। उसमें शिलालेख है, उसमें एक राजा का नाम मिलता है, राजा मंदाता। ठीक है, राजा मंदाता बहुत शक्तिशाली थे। जब उनकी मृत्यु हुई ना, तो 10 पार्ट में उनका टूट गया, 10 जातियों में टूट गया राजा मंदाता का। कौली, मल्ला, जनक, ये सब। ठीक है, तो जो कोली थे ना, उन्होंने बाद में शादी की शुद्धोधन से। उनकी एक अंजना जो थी, कोली वंश की थी अंजना, सुनी होगी आपने। तो उन्होंने राजा शुद्धोधन से शादी की थी। शुद्धोधन का पुत्र होता सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का भी क्या, कोली, सिद्धार्थ कोली, गौतम बुद्ध जो बाद में बने। तो बहुत इंपॉर्टेंट राजा मंदाता से कौन सा दूसरा नाम आया आपको? गौतम बुद्ध। तो याद रखना, राजा मंदाता कौन थे? कोली वंश के थे। और कौन थे? गौतम बुद्ध थे। महर्षि वाल्मीकि, आप कैसे बताओगे? रामायण में बताया गया महर्षि वाल्मीकि के बारे में। अब आप कहोगे महर्षि वाल्मीकि थे, कैसे पता चला? तो एक अभी भी आता है कोलों का उदय, कोली रामायण। अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे, अभी भी कोली रामायण एक बुक मिलती है, रामायण आता है, कोली रामायण। तो उसमें बताया गया है, उससे पता चला कोली जनजाति के बारे में। महर्षि वाल्मीकि इसके थे, उससे पता चला। गौतम बुद्ध और मंदाता इसके थे, पता चल गया। संत कबीर, आप कहोगे कबीर के बारे में कैसे पता चला? दुआ आता है, कहर कबीरा कोली, सुना होगा आपने। तो उससे पता चला हमें संत कबीर के थे, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध। ठीक है, ये सब थे। अब देखो, अब कोल के बारे में आप जान चुके हैं। अगली जनजाति आपकी है किरात। किरात जनजाति के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखो किरात, किरधंती, हिंदी में पढ़नी है, वो भी बता दूंगा। बस इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप जितनी जल्दी कहोगे उतनी जल्दी हिस्ट्री होगी, उतनी जल्दी पॉलिटी, उतनी जल्दी ज्योग्राफी, आपको हिंदी, कंप्यूटर, हर चीज में करा सकता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत से बनाया, बहुत मेहनत से हम इसको काम कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा होगा, तो ही शेयर करना, तो ही लाइक करना। ठीक है, चलो, मैं जबरदस्ती नहीं कहता। मुझे अगर आपको लगा आज तक पर आपको सब क्लियर हो चुका है, आज लग रहा है आपको दुनिया की हिस्ट्री कुछ चीज है, तभी आप बनाना। ठीक है, आगे आगे देखो कितनी मस्त मस्त हिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको, मजा आ जाएगा। देखो किरात, बेसिकली किरात, किरधंती, किर माने होता है सिंह, और ती माने होता है लोग। ये सिंह के समान लोग माने जाते हैं, इतने पावरफुल लोग होते हैं। बेसिकली पूरी नेपाल हिमालय क्षेत्र के लोग माने जाते हैं। बेसिकली उस समय नेपाल, उत्तराखंड, ये सब एक ही था। ठीक है, बाद में आप जब पढ़ोगे गोरखा और का सब पता चल जाएगा आपको। ऐसे याद रख लो, पिथौरागढ़ नेपाल पास में ना, पिथौरागढ़ से नेपाल जाते हैं ना, ये क्या कहते हैं, इधर से होते हुए, चंपावत से होते हुए बनबसा, दैट इज, ऐसे याद रखो। तो पूर्वी की जो नेपाल है, वहाँ के लोग, हिमालय क्षेत्र के लोग जो थे किरात, बेसिकली मंगोली टाइप के लोग थे। देखो, अरे हाँ, मैंने आपको खास उसके लोग नहीं दिखाए। देखो राजा मंदाता की फोटो दिखाता हूँ मैंने आपके, फोटो भी देखिए, संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, सब थे कॉल। अब देखो किरात का मैं कुछ देता हूँ, मंगोली टाइप के लोग थे, ऐसे दिखते थे किरात के लोग, है ना, पावरफुल लोग। अब इनकी जानकारी कहाँ से मिली?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगोल जनजाति आपको देखो, हिमाचल सॉरी मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, क्या है, सांची का स्तूप, सांची स्तूप में किरात शासक को दान देने की जानकारी मिली है। सबसे पहली जानकारी कहाँ से मिली, वहां से मिली, कहाँ से, मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप से। और कहाँ से मिली है, कालिदास की पुस्तक है रघुवंशम, उसमें इसके बारे में वर्णन है। बाणभट्ट की कादंबरी, इंपॉर्टेंट बुक, चाहे आप इनको ऐसे बोलो कि रात की वजह से याद कर दो, लेकिन इनको याद होनी चाहिए। पूछा जाता है बाणभट्ट कादंबरी किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। रघुवंशम किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। वारामिहिर किसने लिखी है, वारा संहिता, वारामिहिर ने कौन सी लिखी है, वारा संहिता लिखी है। मेगास्थनीज ने क्या लिखी है, इंडिका लिखी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताब है वारामिहिर की वारा संहिता, आपको पता हो चल जाएगी नाम से। बाणभट्ट की कादंबरी याद रख लेना। कालिदास की रघुवंशम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजी है, ये इसमें असाइनमेंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग करते थे पशुपालन, कृषि, किरात के लोग करते थे पशुपालन, कृषि, ठीक है। हालांकि उससे इनकी आजीविका चलती नहीं थी, करते थे अपने लिए करते थे, ठीक है। ये बेसिकली इनका मेन व्यवसाय जो था वो था शिकार करना, क्योंकि थी, बताया था ना, सिंह के समान लोग तीर मारते थे सीधे, ठीक है। हिंदू थे ये भी, शिव जी की पूजा करते थे, जादू टोना, झाड़ फूक, बलि प्रथा में बहुत बिलीव करते थे। भाषा इनकी भी मुंडे थी। अब आएंगे खस, खस माने, खस की सबसे बड़ी खासियत थी अतिथि को मानना, ठीक है। खस का काम था, खस आपने सुना होगा, छ ख में बन जाता है, ठीक है। उसमें तत्सम तद्भव वगैरह पढ़े होंगे, तो क्षेत्री, तो खस क्या थे, समझ आ गया। इनके बारे में अगर बताएं तो खस लोग यहाँ से आए थे, देखो बेसिकली माना जाता है ये ईरान से होते हुए आए, ठीक है। ये बेसिकली ईरान से इंडिया आया है, ठीक। ईरान से इनका संबंध माना जाता है, जैसे मंगोलिक माना जाता है किरात को, इनका ईरान से माना जाता है, ठीक है। ईरान से, इनके भी धर्म शिव था, शिव जी को ही मानते थे। पहाड़ी राजपूत भी कहते हैं इनको, गोरखाला भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली खस जो थे ईरान से आए थे, इनका संबंध माना जाता है, ये हिंदू धर्म के लोग ये भी हैं, शिव जी की पूजा कौल भी करते थे, किरात भी करते थे, खस भी करते हैं। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा भगवान इनके आगे मस्टो की पूजा, मस्टो मतलब दिवाली की पूजा, दिवाली पूजा, ठीक है, समझ गए ना, ओके, ठीक है। ये बेसिकली ये आए थे ईरान से, ईरान, ये जो गंधार पाकिस्तान होते हुए, ठीक है। वर्तमान में बेसिकली ये अभी भी मिलेंगे कहाँ, अस्कोट, डीडीहाट, गढ़वाल में भी मिलते हैं, ठीक है। इनकी भाषा मुंड के साथ संस्कृत भी हो गई। व्यवसाय किसी का पशुपालन, आप इनका व्यवसाय होगा, पहले वालों का व्यवसाय नहीं था, करते थे व्यवसाय वो भी, लेकिन ये आजीविका भी इससे करेंगे, ठीक है। इनके वहां एक इंपॉर्टेंट प्रथा थी घर जमाई, ठीक है। घर जमाई, जेठो, ठेकुआ प्रथा। घर जमाई क्या होता है, जब जमाई को, लड़के को जाना पड़ता है दूसरे घर में, तो को घर जमाई प्रथा कहते हैं। नियोग प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी अच्छी जो प्रथाएं थी इनकी, वैसे कुछ जैसे घर जमाई तो नहीं कहूँगा मैं, नियोग प्रथा अच्छी थी, विधवा की शादी प्रथा कहते हैं उसको, वो प्रथा थी इनके वहां, ठीक है। अब इसके बारे में पता कहाँ से चलता है, देखो पहले कॉल के बारे में कहाँ से पता चला था, इतनी चीजों से बताया था, रामायण से लेकर के सब कुछ में कॉल है, ठीक है। राजा मंदाता की उसमें कौन है, तो उससे पता चला था। किरात के बारे में कहाँ से पता चला था, किरात के बारे में हमें कालिदास के वंशम से, पार्वती की कादंबरी, वाल्मीकि के बारे संहिता में की इंडिका। तो खस और साथ में कॉल किरात का एक मत भूलना, सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। खस के बारे में बेसिकली मैंने क्या क्या चीजें बताई, योद्धा थी, अतिथि सत्कार, इनमें जो एक्स्ट्रा चीजें, अतिथि सत्कार, घर जमाई, ठेकुआ प्रथा, विधवा की शादी, उसको नियोग प्रथा कहते हैं। नियोग मतलब अलग, बेचारी विधवा हो जाती है तो विधवा की क्या कहते हैं, शादी करते हैं, उसको वियोग से, नियोग से अलग कर दो, नियोग प्रथा कहते हैं इसको, ठीक है। वर्णन, अब इसका वर्णन कहाँ से आया भाई, खस के बारे में हमें पता कहाँ से चला, अभी मैंने तो पहले बताया था। इसको उत्तराखंड में क्या कहा जाता था, पहले स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, केदार मंडल को खस मंडल कहा गया है, इसलिए उत्तराखंड का नाम खस मंडल भी है, तो स्कंद पुराण से पता चला। सबसे मेन एक चीज पता चली, महाभारत में आप किसने पढ़ा है, तो उसका एक सभा पर्व होता है, सभा पर्व, उसमें बताया गया है कि ये जो जनजाति थी, ये कौरवों की तरफ से लड़ी थी, किसकी तरफ से लड़ी थी, कौरवों की तरफ से लड़ी थी, ठीक है। स्कंद पुराण में केदार मंडल खस मंडल का ये पता चल गया आपको, सभा पर्व आपका बता दिया मैंने, ठीक है। वारा महर की वारा संहिता में भी इसके बारे में डिस्कस है, ठीक है। कहाँ से आए थे, ये ईरान से बेसिकली आए थे, मैप भी आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे रहते थे, अब डीडी हाट वाले इलाके में, अभी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। आए कहाँ से थे, ईरान से होते हुए आए थे, ठीक है, पाकिस्तान होते हुए, ठीक, गंदार, कंबोज, ठीक है। अभी कहाँ रहते हैं, बता दिया है।
बेसिकली इनकी एक्स्ट्रा प्रथाएं भी बता दी हैं। खस कौन, बेसिकली कौन लोग हैं, योद्धा लोग होते हैं। अतिथि सत्कार पे बिलीव करते हैं। किरात, किरात किरधंती मतलब शिकारी लोग, ठीक है। जादू टोना वगैरह पे बिलीव करने वाले लोग। कौल लोग आत्मा पे बिलीव करने वाले लोग। कौल के बंधन कौन थे वो भी बता दिया। देखो फोटो भी दिखाता हूँ। मंगोल, देखो सांची स्तूप से क्या किरात के बारे में पता चला था, ठीक है। इसमें वर्णन है रघुवंशम की, कालिदास, महाभारत, कादम्बरी, मेगस्थनीज का, इंडिका, ठीक है। देखो मेरे ख्याल से आज जितना बताया मैंने, एक एक लाइन अगर आपको समझ में नहीं आई तो मेरा बताने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको लगता है कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट करो, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। मैंने अपनी चीज जान लगाई है इस वीडियो में, तो आपका काम एक ही है, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो आगे ये तो कुछ भी नहीं है। अब जब कहानी आएंगी, स्टोरी आएंगी, जैसे मैंने आपको बताई थी, ऐसे पाल की कहानी गढ़वाल वाली, ऐसे ही देखो बहुत अच्छी अच्छी कहानी आएंगी। देखो मैं आपको सूर्य मंदिर वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत कुछ आएगा। देखो मैंने अब बताया ना, बेनाग में नाग मंदिर है, नागनाथ मंदिर चंपावत में, बहुत सारे आएंगे। देखो ह्यूनसांग, किंग व हर्षवर्धन सब पढ़ेंगे। देखो आपको बताया जाएगा जागेश्वर मंदिर, जागेश्वर में बोलते हैं शिव जी का मंदिर है। क्यों वहां नटराज की मूर्ति है, क्यों नौ दुर्गा मंदिर वहां है, कैसे आ गया वहां, वो तो शिव मंदिर था। तो आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी बताई जाएंगी। जैसे आपने कोई चित्रशिला काट दिया होगा, वहां जिया रानी का क्या है, समाधि है। तो जिया रानी की समाधि अगर वहां है तो वहां कैसे पूजा होती है, वहां तो चिताएं जलती हैं। तो जिया रानी की जहाँ पे समाधि है उसके बाद कोई चिता नहीं जलती है। उस साइड को चिता जलती है, इस साइड को नहीं जलती है। वहां पे बहुत कत्यूरों की, ये क्या कहते हैं, जिया रानी की क्या है, पूजा होती है। वहां पे मेला तक लगता है। सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताया जाएगा। आपको मैं 7 साल नोट्स देता हूँ, कोई नहीं देता है, हर एक चीज लिख के इतने प्यार से लिखा हुआ है। बाकी एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको जितना करा है। देखो याद रखना, एक चीज और है, तारीख मुबारक शाही कटिहार के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख है, ठीक है। कुमाऊं में भागने का उल्लेख, ठीक है। कटिहार के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख इसमें तारीख मुबारक शाही, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया। कुछ और रिवाइज करवा देता हूँ आपको, देखो, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल मैंने बता चुका, धर्मखंड में उत्तराखंड के नाम में बता दिया। ऋग्वेद में क्या था, सबसे पहले वर्णन देवभूमि। उपनिषद मैंने बताया आपको, फिर से रिवाइज करा रहा हूं, रामायण और महाभारत में ऋषिभूमि पुण्यभूमि। स्कंद पुराण में मानसखंड कुमाऊं को कहा गया, केदारखंड गढ़वाल को। केदारखंड को बद्रिकाश्रम, स्वर्ग भूमि गढ़वाल और तपोवन। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरुक्षेत्र बताया गया है, महाभारत में भी इसको उत्तर कुरुक्षेत्र बताया गया है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण अगर ऑप्शन में नहीं है तो महाभारत है, तो महाभारत में भी उत्तर कुरुक्षेत्र कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ जैसे पाली, बौद्ध ग्रंथ में क्या है पूछ सकता है, बहुत जगह पाली में क्या है, तो हिमवंत कहा गया। पुराण में उत्तराखंड खस प्रदेश ब्रह्मपुर का है। देखो गढ़वाल 1515 मैंने बताई थी, इसकी पूरी कहानी आपको जयपाल वाली। चांदपुर गढ़ी इसकी राजधानी थी। पूछ लेता कभी बार चांदपुर गढ़ी आप क्या कराई जाती है, तो चमोली, ठीक है। शासक 52 गढ़ जीता था, मैंने बता दिया। विलेकर गढ़वाल बनाया था जयपाल ने। मानसखंड कुमाऊं चंपा, ये पूरी कहानी मैंने बता दी, स्कंद पुराण से लिया गया है, ठीक है। मानसखंड कुमाऊं को, गढ़वाल को, केदारखंड। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, 81,000 उसमें श्लोक है, 7 खंड है। उसमें महर्षि व्यास ने 4 धाम गढ़वाल के वर्णन किया है, ठीक है। गढ़वाल में 4 धाम का वर्णन कहाँ में है, स्कंद पुराण में है। पहली बार गढ़वाल का इतिहास डॉक्टर पातीराम ने इंग्लिश में लिखा था, ठीक है। पहली बार गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा था, डॉक्टर पातीराम ने इंग्लिश में। गढ़वाल राजवंश का इतिहास मौला राम ने लिखा था। किसने, गढ़वाल राज्य का इतिहास, राजवंश का इतिहास, गढ़वाल में जितने राजवंश है उनका इतिहास लिखा मौला राम ने। और पहली बार गढ़वाल का इतिहास लिखा डॉक्टर पातीराम ने। गढ़वाल राजवंश का इतिहास मौला राम ने लिखा। मौला राम कौन है, चित्रकार, कांगड़ा चित्रशिला शैली की उन्होंने गढ़वाल शाखा पे थी, ठीक है। अब देखो गढ़वाल के बारे में कुछ बता रहा हूँ मैं। स्कंद पुराण केदारखंड में, महाभारत के वन पर्व में भी इसका वर्णन मिलता है, वायु पुराण में भी मिलता है। मैंने आपको बताया था, ऋषि वशिष्ठ के बारे में बताया था, रामचंद्र सीता कुबेर की राजधानी भी थी, ठीक है। तो याद रखना, स्कंद पुराण मेन है, महाभारत के वन पर्व में है, वायु पुराण में है। गुलदस्त ताबरिक ए कोई टिहरी गढ़वाल में, भाई मियाँ प्रेम सिंह ने किताब लिखी है, गुलदस्त तवारी की कोई टिहरी गढ़वाल। टिहरी शासक प्रताप शाह के सभासद थे। वेरी इंपॉर्टेंट, मियाँ प्रेम सिंह कौन थे, ये टिहरी शासक प्रताप शाह के सभासद थे। इन्होंने किताब लिखी है गुलदस्त तवारी के कोई टिहरी गढ़वाल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रॉक फरमान 13 क्या है, तो अशोक के कलिंग युद्ध का सबूत किसमें मिलता है, रॉक फरमान 13 में। राज्यभिषेक के 8 वर्ष बाद अशोक के 13वें विलेख के अनुसार, रॉक फरमान 13 के अनुसार अशोक के कलिंग युद्ध का सबूत मिलता है। देखो वैदिक काल में एक त्रितसु जन का शासन था, ठीक है। इस समय राजा को गोपति, मवेशियों का स्वामी कहा जाता था, ठीक है। त्रिशु जन का शासन था वैदिक काल में, ठीक है, जिसमें ऋग्वेद वगैरह थे उस समय। यहाँ पे किसका था, त्रिशु जन का शासन था। राजा को गोपति, मवेशियों का स्वामी कहा जाता। पूछा जाता है गोपति मतलब मवेशियों का स्वामी, ठीक है। मोर ध्वज, उसके बाद गढ़वाल की गोरखपंथी ग्रंथ
समैना था, धोल सागर और सभा सागर। ये भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथ कौन से हैं? समैना, धोल सागर और सभा सागर। देखो, मोहध्वज पुरातात्विक तत्व के रूप में प्रसिद्ध है। मोहध्वज के बारे में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहध्वज है पुरातात्विक स्थल के रूप में एक प्रसिद्ध एक पुरातात्विक स्थल है। मयूर नगर भी कहते हैं, अकॉर्डिंग हिंदुस्तान ने इसको मोहध्वज को मयूर नगर भी कहा है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष हैं। ठीक है, ये आद्य ऐतिहासिक काल। ओके, अब इसमें मैंने आपको बताया था उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब मैं कुछ देखो, आपको अभिलेख बताए थे मैंने, जो पत्थर पर लिखते हैं उनको कहते हैं शिलालेख। जो स्तंभ पर लिखते हैं, पिलर पर लिखे जाते हैं, उनको कहते हैं स्तंभ लेख। और जो गुफा पे होते हैं, गुफाएं जो होती हैं, उनको कहते हैं गुहालेख या गुफालेख। देखो, मैंने पत्थर पे पहले फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। राजकुमारी ईश्वरी का लाखा मंडल अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, छांगलेस की प्रशक्ति भी इसी से मिली है। ठीक है, छांगलेस की प्रशक्ति कहाँ के बारे में, छांगलेस के बारे में कहाँ से पता चला? राजकुमारी ईश्वरी का लाखा मंडल अभिलेख पूछा जाता है। लाखा मंडल अभिलेख है कहाँ? तो चकराता तहसील में, देहरादून में। और कहाँ, किस नदी के किनारे? यमुना या रिखार नदी के किनारे। यहाँ पे मंदिर, एक मंदिर है शिवलिंग, जल चढ़ने पर यहाँ मनुष्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। राजकुमारी ईश्वरी का लाखा मंडल। ये था, मैं आपको बता ही चुका हूँ, पेट साल बता चुका हूँ, किमनी गांव बताती है। ठीक है, कालसी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिलर लेख है, पिलर में है। वो जो ये थे राजकुमार ईश्वरी वगैरह, क्या थे? पत्थर पे थे, ये पिलर पे है। तो कालसी, कालकूट, कालसेल, कालगिरी, यमुना पर्वत। ठीक है, महाभारत में इसको कालकूट कहा है, कालसेल कहा है मार्कंडेय पुराण में, कालगिरी, यमुना सेल, यमुना पर्वत बनाया जातक कथाओं में। ठीक है, कालसी ये भी देहरादून में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ है? कालसी, देहरादून में। इंपॉर्टेंट है, यूनानी राजाओं के नाम इस अभिलेख में है। कौन सी लिपि में? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ब्राह्मणी लिपि में है। इसकी खोज 1860 में फॉरेस्टर महादेव द्वारा हुई थी। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्थापित किसके काल में हुआ? अशोक के काल में, मौर्यकालीन ये है। ठीक है, अगला है आपका गोपेश्वर का त्रिशूल। ये भी इंपोर्टेंट है, इसको गोरस्थल या बालाहाट का त्रिशूल भी कहा जाता है। गोपेश्वर ये चमोली में है। कब का है? 6th सेंचुरी का। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान शिव का मंदिर है। इसकी जानकारी मिलती है इसमें हमें, 4 नाग शासकों के नाम। ठीक है, नाग पितांग वेरी इंपोर्टेंट नाम है। अशोक चंद्र की जानकारी भी इससे मिलती है। 1991 से पूर्व उत्तराखंड पे जो कब्जा था, तो अशोक चंद्र की जानकारी इसी से मिली हमें। ठीक है, किससे? गोपेश्वर का त्रिशूल से। नाग पितांग याद रखना, अशोक चंद्र की जानकारी याद रखना। और साल में 1191 से पूर्व उत्तराखंड पर कब्जा था करके, वो भी हमें गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कालसी में तो पता चला, कालसी देहरादून में यूनानी राजाओं के नाम है। ठीक है, और गोपेश्वर से क्या पता चला हमें? नाग पितांग, अशोक चंद्र की जानकारी, 6th सेंचुरी का है, 1191 के पूर्व उत्तराखंड पर कब्जा था। ठीक है, मलारी गांव में मैं आपको बता ही चुका हूँ। मलारी गांव से आते हैं, 600 साल पुराने अखरोट के पेड़ मिले हैं। ठीक है, 1956 में महापाषाणी समाधान यहाँ पे था, मिला है। ठीक है, 2002 में मैं बता ही चुका कि हेमंत नर्मदा यूनिवर्सिटी को 5.2 kg सोने का मुकुट मिला, नरकंकाल मिला, मिट्टी के बर्तन मिले। मारच्छा जनजाति रहती थी मलारी गांव में। ठीक है, यहाँ पे अश्वपालक का भी है। शिव प्रसाद डबलाल ने मलारी गांव की समाधियों का अध्ययन करा। यहाँ पे समाधि जो मिली थी उसका अध्ययन किसने किया? शिव प्रसाद डबलाल। यहाँ पे अश्वधान। ठीक है, अब हैदराबाद याद रखना, हरिद्वार, नरकंकाल, मृदवान, ये बताया दिया था। लाखों डार, अब जो गुफाएं देखो, लाखों डार मैंने बता चुका हूँ अलवरा में। सुया नदी के ग्वारखा बता ही दिया। अब फलसीमा बता दिया, रामगंगा घाटी, बनकोट, ये सब बता दिया। अब देखो, हैनूट के बारे में कुछ और चीज बताता हूँ। हैनूट, इसको देवदास से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज किसने की थी? हैनूट ने। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है? हैनूट है। ठीक है, और कुछ बताता हूँ मैं। देखो, जहावी नौल पूछा जाता है, ये अभिलेख कहाँ पे है? तो ये पे है गंगोली हाट, पिथौरागढ़ के गंगोलियाट जगह में, जानवी नौल। गंगनानी शिलालेख, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी में है। गर्म कुंड के लिए प्रसिद्ध है। गंगनानी, नानी से याद रखना, गंग मतलब गंगा में नहाना, ऐसे याद रखो। गर्म कुंड है कहाँ पे? उत्तरकाशी में। प्राचीन नगरी या सारदा लिपि में, संस्कृत भाषा में है गंगनानी शिलालेख। ठीक है, शिलालेख मतलब समझ में है ना? अभी बताया शिलालेख मतलब क्या होता है? जो पत्थर पे लिखा हुआ है। ठीक है, जगत ग्राम याद रखना, कालसी के समीप है। कालसी कहाँ है? अभी बताया था, देहरादून में। राजा सील बर्मन से संबंधित यहाँ सील बर्मन पक्के ईट की 3 यज्ञ वेदिकाएं यहाँ मिली है। जगत ग्राम भी इंपोर्टेंट है। बालेश्वर मंदिर अभिलेख चंपावत में, क्रांचल देव शासक चंद्रवंश के हैं, इस अभिलेख में उनका वर्णन है। बालेश्वर मंदिर अभिलेख। तालेश्वर तामपत्र, तामपत्र मतलब तांबे का पत्र में जो लिखा गया है, पौरव वंश का है, ये भी इंपोर्टेंट है। ब्रह्मपुर राज्य के बारे में इसमें बताया। बेस्टियर मुकुंदी लाल, उत्तराखंड की शैली की चित्रों की खोज, उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की? बेस्टर मुकुंदी लाल ने। इंपोर्टेंट, मोरध्वज पुरातत्विक तात्विक स्थल, अभी बताया ना मोरध्वज, इसको मयूर ध्वज भी कहते थे। ठीक है, गढ़वाल के तलहटी में स्थित है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कत्यूर वंश के चमोली से संस्कृत भाषा में मिला है। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अलग है, तालेश्वर ताम्रपत्र अलग है। ठीक है, तालेश्वर में पौरव वंश के बारे में बताया, पांडुकेश्वर में कत्यूर वंश के बारे में बताया। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन मधुकर केशव धौलीकर ने किया है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का। अश्वमेध स्थल बारावा में है।
ठीक है, और कुछ बताते हैं। देखो, एलोनादित्य वंश, बालेश्वर पांडुकेश्वर अभिलेख के अनुसार सलोपादित्य के पुत्र इच्छादेव ने इस वंश की स्थापना की थी। पूछा जाता है सलोनादित्य वंश किसने की थी, तो इच्छादेव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो मैंने आपको आई थिंक बहुत कुछ पहले चैप्टर में बता दिया है। ठीक है, बने रहना, देखो पेड कोर्स में फ्री है, आप सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ूंगा, आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हुआ। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। एंड वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।